1979 में जब रावलपिंडी में पाकिस्तान फौज के इंजीनियरिंग विंग ने एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया तो मलक रियाज ने अपने एक दोस्त से 1500 रुपये उधार लेकर ये प्रोजेक्ट लिया। पिछले 30 साल में मलक रियाज पर लगे तमाम इल्जामात और केसेस को अगर देखें तो उन्हें 3 मेजर केसेस में डिवाइड किया जा सकता है। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी लैंड ग्रैबिंग की गई। बहरिया टाउन ने कोर्ट के साथ 460 अरब की डील की। 2023 में तहकीकात हुई तो इस केस में इमरान खान को 14 साल की कैद सुना दी गई। मलक रियाज पाकिस्तान की तारीख का सबसे अमीर और ताकतवर तरीन बिजनेसमैन, जिसने पाकिस्तान में बहरिया टाउन बनाया और उसमें दुनिया की हर वो सहूलत ला कर रख दी जो शायद आपको यूरोप के किसी अमीर तरीन मुल्क में ही मिलती है। लेकिन सरप्राइजिंगली ये वही मलक रियाज है जो 1974 में रावलपिंडी में एक मामूली सा क्लर्क था और जो ऑफिस टाइम के बाद थोड़े से पैसों के लिए लोगों के घरों में पेंट किया करता था, जिसके पास एक वक्त में इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपनी बेटी का इलाज करवा सके, जिसने हॉस्पिटल का बिल अपनी बीवी का जेवर बेच के अदा किया। किसी ने कभी सोचा तक नहीं होगा कि ये मामूली सा क्लर्क आगे चलकर इतना बड़ा बिजनेसमैन बनेगा कि जो पाकिस्तान के बड़े से बड़े सियासतदान, जज, ब्यूरोक्रेट और हत्ता के पूरे मीडिया तक को खरीद लेगा। आप क्या करते हैं? मैं जनाब उस फाइल के नीचे पहिए लगा देता हूँ और फाइल जल्दी से बाहर आ जाती है। ये मलक रियाज ने बहुत से लोगों को काना किया हुआ है। लेकिन आज अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो मलक रियाज जिसे 30 साल के अरसे में कोई रोकने और पूछने वाला नहीं था, वो ये मुल्क छोड़ के चला गया। और बहरिया टाउन कि जिससे 1 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानियों की जिंदगी वाबस्ता है और जिसमें लाखों लोगों ने खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है, आज उस बहरिया टाउन की नीलामी की जा रही है। ये कहानी है मलक रियाज और बहरिया टाउन के अरूजो ज़वाल की। 8 फरवरी 1994 मलक रियाज पाकिस्तान के शहर सियालकोट में पैदा होते हैं और उनका नाम रियाज हुसैन रखा जाता है। उनके वालिद एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर थे जिन्होंने शुरू में तो ठीक ठाक पैसे कमाए, लेकिन जब मलक रियाज ने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया तो उनके वालिद को बिजनेस में अच्छा खासा नुकसान हो गया। हालात यहाँ तक खराब हो गए कि मलक रियाज को पढ़ाई छोड़नी पड़ी और वो 19 साल की उम्र में मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में एक क्लर्क के तौर पर काम करने लगे। इसी दौरान उनकी शादी भी हो गई, लेकिन उनकी वाइफ कुछ ही अरसे के बाद फौत हो गई। बाद में बिना रियाज के साथ उनकी दूसरी शादी हुई और फिर आगे चलकर उनके यहाँ 1 बेटे और 3 बेटियों की पैदाइश हुई। जॉब के साथ साथ वो कंस्ट्रक्शन के छोटे मोटे ठेके लेते और कभी कभी तो मजदूर लगाने की बजाय खुद ही काम कर लेते। और बाज़ औक़ात तो ऐसा होता कि उनके पास इस तरह के ठेके लेने के भी पैसे ना होते। मिसाल के तौर पर 1979 में जब रावलपिंडी में पाकिस्तान फौज के इंजीनियरिंग विंग ने एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया तो मलक रियाज ने अपने एक दोस्त से 1500 रुपये उधार लेकर ये प्रोजेक्ट लिया। अब मलक रियाज जो ऑलरेडी पाकिस्तान नेवी में क्लर्क थे, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट्स भी नेवी के मिलना शुरू हो गए। यूं वो अगले 15 साल तक एक छोटे दर्जे के कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर काम करते रहे। लेकिन 1995 में जब उन्हें रियल एस्टेट की दुनिया का अच्छा खासा तजुर्बा हो गया तो उन्होंने अपनी ज़ाती कंपनी का आगाज़ किया, जिसका नाम उन्होंने हुसैन ग्लोबल्स रखा। अब सरप्राइजिंग बात यह है कि हुसैन ग्लोबल्स ही वो कंपनी है जो बाद में बहरिया टाउन में बदली। लेकिन ये सब आखिर हुआ कैसे, चलिए जानते हैं। 1996 में पाकिस्तान नेवी की एक शाख बहरिया फाउंडेशन ने रावलपिंडी में नेवी ऑफिसर्स के लिए एक कॉलोनी बनाना थी और इस काम के लिए उन्हें एक अच्छे कॉन्ट्रैक्टर की ज़रूरत थी। अब मलक रियाज जो पहले ही नेवी के कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुके थे, सो बहरिया फाउंडेशन ने ये डील भी उनके साथ ही साइन की। अब इस डील के अंदर एक ट्रिकी बात थी, वो ये कि इस प्रोजेक्ट के लिए एक्चुअल नाम बहरिया टाउन का चलना था, तो इस वजह से प्रॉफिट का 10% बहरिया फाउंडेशन को जाना था और बाकी का 90% हुसैन ग्लोबल्स यानी कि मलक रियाज और उसकी फैमिली को जाना था। मलक रियाज के लिए ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि वो पाकिस्तान के सबसे पावरफुल इदारे यानी फौज के साथ मिलकर बेहतरीन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे और यूं रियल एस्टेट में अपनी बेहतरीन स्किल्स और क्रिएटिविटी की वजह से बाकी इन्वेस्टर्स के सर्कल में उनका एक अच्छा नाम भी बन गया। लेकिन यहाँ मलक रियाज को एक और मसले का सामना करना पड़ा। साल 2000 में बहरिया फाउंडेशन ने हुसैन ग्लोबल्स के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया और ये भी बोला कि मलक रियाज बहरिया का नाम यूज़ करना बंद कर दें। इसके पीछे की वजह यह थी कि मलक रियाज ने पाक बहरिया का नाम इस्तेमाल करते हुए बाकी इन्वेस्टर्स के साथ मिलकर एक पूरी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी बना ली थी जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बहुत से और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही थी और इसी वजह से पाकिस्तान नेवी पर सवालात उठ रहे थे। मलक रियाज ने उस वक्त तो ये बात मान ली, लेकिन फाउंडेशन से ये रिक्वेस्ट की कि उन्हें 18 माह की मोहलत दी जाए। लेकिन इस टाइम पीरियड के बाद भी उन्होंने इस नाम से गिव अप नहीं किया। 2002 में दोबारा उन पर केस चलाया गया तो इस बार मलक रियाज की साइड के कुछ पावरफुल लोग जैसे बैरिस्टर गौहर अली खान और शेख इलियास ने उल्टा ये कहा कि बहरिया फाउंडेशन ने 18 मंथ्स की मोहलत का एग्रीमेंट मलक रियाज को प्रेशराइज करके साइन करवाया था
اور یوں انہیں عدالت سے دوبارہ اسٹے آرڈر مل گیا۔ اور یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ 2015 میں راولپنڈی سول کورٹ نے ایک بار پھر ملک ریاض کو اس کیس میں عدالت بلایا، لیکن ہمیشہ کی طرح اسے دوبارہ الجھا دیا گیا۔ اور یاد رکھیں کہ اس کیس کا آج تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ بحریہ ٹاؤن اور اس کے نام کے بارے میں تو آپ نے جان لیا، اب واپس چلتے ہیں اپنے اصل سوال پہ کہ ملک ریاض جو ایک چھوٹا سا کنٹریکٹر تھا، وہ پاکستان کا سب سے امیر اور طاقتور ترین شخص کیسے بنا، اور ایک چھوٹی سی ہاؤسنگ سوسائٹی بحریہ ٹاؤن پورے ایشیا کی سب سے بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی کیسے بن گئی۔ آئیے اسے شروع سے سمجھتے ہیں۔ 1996 میں جب ملک ریاض نے پاک بحریہ کے ساتھ مل کے ریئل اسٹیٹ کا بزنس سٹارٹ کیا تھا، اسی وقت سے ہی ان کا یہ گول تھا کہ وہ جو سوسائٹیز بھی کنسٹرکٹ کریں گے وہ اتنی زیادہ شاندار اور لگزوریس ہوں گی کہ پاکستان کا ہر امیر شخص وہاں گھر خریدنا چاہے گا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ ایک ڈریم سیلنگ بزنس تھا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کی انیشیل لگژری ہاؤسنگ سوسائٹیز کو شوکیس کے طور پر دکھایا گیا، اور پھر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بیچنے کے لیے پلاٹس کی قیمت بڑی مناسب رکھی گئی اور ایون کے انسٹالمنٹس کا آپشن بھی رکھا گیا۔ یوں ہر پاکستانی، خاص طور پر مڈل کلاس اور اوورسیز پاکستانیوں کو یہ ایک بہترین انویسٹمنٹ اپرچونٹی لگی۔ لیکن پھر بھی اتنے زیادہ پیسے آئے کیسے؟ اصل میں لاکھوں لوگوں کو پلاٹس پری سیل کیے گئے، یعنی ان سے ایڈوانس میں ہی اچھی خاصی رقم لے لی جاتی، اور پھر بعد میں جب ان پلاٹس کی کنسٹرکشن کی جاتی تو کچھ لوگوں سے مزید پیسے لے کر پلاٹس دے دیے جاتے، جبکہ باقی لوگوں کو مزید انتظار کا کہہ دیا جاتا۔ اور پھر اسی بزنس ماڈل کے ساتھ ملک ریاض اسلام آباد اور راولپنڈی سے نکل کر لاہور گئے۔ اب ادھر انہیں اگین بڑی تگڑی مارکیٹنگ کرنی تھی، تو انہوں نے یہاں آئیفل ٹاور کا ریپلیکا بنایا، اور اس کے ساتھ 2014 میں ایشیا کی 7ویں اور پاکستان کی سب سے بڑی گرینڈ جامع مسجد لاہور بنائی گئی، جس کے صرف اندر والے ایریا میں 25,000 مسلمان ایک ہی وقت پر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ لاہور کے بعد ملک ریاض نے پاکستان کے اکنامک ہب کراچی کا رخ کیا، اور یہاں تو ملک ریاض نے بحریہ ٹاؤن کے نام پہ دوسرا کراچی ہی بنا دیا۔ اسی شہر میں ایشیا کی سب سے بڑی مسجد اور پاکستان کی سب سے اونچی بلڈنگ بنائی گئی۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور اور کراچی کے بعد ملک ریاض باقی شہروں جیسے نوابشاہ اور پشاور میں بھی بحریہ ٹاؤن لے کر گئے، اور یوں اس وقت کل ملا کے کوئی 12 کے قریب بحریہ ٹاؤن کے پروجیکٹس پاکستان میں موجود ہیں۔ پچھلے 30 سال میں ملک ریاض پہ لگے تمام الزامات اور کیسز کو اگر دیکھیں تو انہیں 3 میجر کیسز میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے۔ پہلی کیٹیگری زمین کے کیسز کی ہے۔ اب اس میں ایک تو وہ زمین ہے جو بحریہ ٹاؤن کے اندر پلاٹس کی شکل میں تھی، اور دوسری وہ زمین جس پر بحریہ ٹاؤن کو بنایا گیا۔ پلاٹس کی بات کریں تو اس وقت ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے آدھی یا پھر پوری رقم تک ادا کر دی، لیکن آج تک انہیں پلاٹس کی رجسٹری نہیں ملی۔ اور اگر سچ کہا جائے تو ان میں سے کچھ سٹوریز اتنی دل خراش ہیں کہ انہیں جان کے آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ واقعی بحریہ ٹاؤن ایڈمنسٹریشن اس حد تک ظالم بھی ہو سکتی ہے۔ اس سب کے بارے میں آپ ڈان کے اس آرٹیکل میں پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر 28 نومبر 2022 کو وائرل ہونے والے اس پیغام کو دیکھیں جو کراچی میں رہنے والی ایک بوڑھی عورت نور جہاں نے لکھا تھا، جنہوں نے 2018 میں بحریہ ٹاؤن کراچی میں 5 پلاٹس خریدے، لیکن ساری رقم ادا کرنے کے بعد بھی انہیں پلاٹس نہیں ملے۔ اس کے علاوہ 2021 میں سپریم کورٹ میں 62 لوگوں نے ایک کمبائنڈ پٹیشن فائل کی کہ ان سب نے بحریہ ٹاؤن کراچی میں ٹوٹل 21 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ کی ہے، لیکن اب بحریہ والے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس زمین کی جس پر بحریہ ٹاؤن بنایا گیا۔ اگر صرف 4 میجر سٹیز راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور اور کراچی بحریہ ٹاؤن کی رجسٹرڈ زمین کی بات کریں تو یہ آلموسٹ 1,11,000 ایکڑ بنتی ہے۔ اب اتنی زیادہ زمین بحریہ ٹاؤن کو ملی کیسے؟ اگر صرف کراچی بحریہ ٹاؤن ہی کی طرف آئیں تو یہاں 2014 سے 2019 تک پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی لینڈ گریبنگ کی گئی، کیونکہ انیشیلی سندھ حکومت نے کراچی بحریہ ٹاؤن کو 16,896 ایکڑ زمین دی تھی، اور یہ ملیر ایریا میں سپر ہائی وے کے قریب موجود تھی۔ لیکن بعد میں جب سروے کیا گیا تو پتہ چلا کہ بحریہ ٹاؤن نے ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور SSP راؤ کے ساتھ مل کے انلیگل طریقے سے 3,031 ایکڑ پر مزید قبضہ کر لیا تھا، اور بحریہ ٹاؤن ملیر کے اندر اور جام شوروں تک پھیل چکا تھا۔ اب اس پہ سپریم کورٹ نے ایکشن لیا تو بحریہ ٹاؤن نے کورٹ کے ساتھ 460 ارب کی ڈیل کی، جو بحریہ ٹاؤن نے 7 سالوں میں منتھلی انسٹالمنٹس کے طور پہ کورٹ میں جمع کروانے تھے تاکہ پیسے زمین کے مالکان کو دیے جا سکیں۔ اب اس کیس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کیونکہ اسی کیس کا لنک آگے چل کے عمران خان کے ساتھ ملتا ہے۔ خیر، بحریہ ٹاؤن نے اتنی زمین صرف پاکستانی شہریوں سے ہی نہیں لی بلکہ سرکاری زمین پر بھی ناجائز قبضہ کیا گیا، جیسا کہ فروری 2025 میں نیب نے بتایا کہ ملک ریاض سمیت 28 لوگوں نے نیو مری اور تخت پڑی فارسٹ ایریا جو کہ سرکاری زمین ہے اس پر بھی قبضہ کیا ہوا ہے۔ اب آتے ہیں کیسز کی کیٹیگری نمبر 2 پہ۔ اس میں وہ سب رشوت والے کیسز آتے ہیں جن کے مطابق ملک ریاض نے پولیٹیشنز، بیوروکریٹس، میڈیا اور تقریباً ہر بڑے شخص کو اپنے کام نکلوانے کے لیے کسی نہ کسی شکل میں رشوت دی، اور اس بات کا تو وہ اوپنلی اعتراف بھی کرتے رہے۔ مثلاً ان کے مطابق 2012 میں انہوں نے چیف جسٹس افتخار چودھری کے بیٹے ڈاکٹر ارسلان افتخار کو 34 کروڑ روپے رشوت کے طور پر دیے
ताकि वो अदालती केसेस में उनकी मदद कर सके। 2016 में रॉयटर्स के साथ इंटरव्यू में उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर मैं आपको ये बता दूं कि मैंने सबसे ज्यादा रिश्वत कितनी दी है तो सुन के आपको हार्ट अटैक हो जाएगा। अब मुंह बोली रकम देकर अपना काम निकलवाने पर उन्हें कभी आसफ अली जरदारी का राइट हैंड कहा गया और कभी किंग मेकर या डील मेकर कहा गया, लेकिन उनके मुताबिक पाकिस्तान में रिश्वत के सिवा आप बिजनेस कर ही नहीं सकते। अब आते हैं मलक रियाज पे तीसरी तरह के केसेस जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के हैं। 2019 में इंग्लैंड की नेशनल क्राइम एजेंसी NCA ने अनाउंस किया कि इंग्लैंड के अंदर मलक रियाज और उसकी फैमिली की 190 मिलियन पाउंड की जायदाद मौजूद है, जिसकी उस वक्त मालियत 40 अरब रुपए थी, जो कि असल में ब्लैक मनी है, यानी ये पैसे गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान से लाए गए हैं। इसके रिएक्शन में मलक साहब ने NCA से बातचीत की और ये सारे के सारे पैसे पाकिस्तान को वापस करने की हामी भरी। लेकिन यहाँ एंट्री होती है इमरान खान की। 2019 में इमरान खान और बुशरा बीबी अल कादिर ट्रस्ट के नाम से एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, जिसका ऑन पेपर मकसद एजुकेशनल एक्टिविटीज के लिए चैरिटी करना था। लेकिन उस वक्त के इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह के मुताबिक इमरान खान ने इंग्लैंड से आई हुई मलक रियाज वाली 1990 मिलियन पाउंड की रकम को उल्टा मलक रियाज पर 460 अरब रुपए के जुर्माने के तौर पर एडजस्ट करवा दिया। और ये वही जुर्माना है जिसकी हमने पहले बात की। मतलब वो रकम आई तो जरूर, लेकिन वापस मलक रियाज के फायदे के लिए ही इस्तेमाल हो गई। और ये सब करने पर इमरान खान को क्या फायदा हुआ? राना सनाउल्लाह के मुताबिक मलक रियाज ने अल कादिर ट्रस्ट के नाम पे जिला जेलम के करीब 458 कनाल की जमीन इमरान खान और बुशरा बीबी को दी, जबकि बनीगाला में 240 कनाल की जमीन बुशरा बीबी की दोस्त फरह शहजादी को दी। 2023 में तहकीकात हुई तो इस केस में इमरान खान को 14 साल की कैद सुना दी गई, लेकिन मलक रियाज मुल्क छोड़कर दुबई चले गए। पिछले कुछ हफ्तों में उन पर मजीद चार्जेस भी लगाए गए, जैसा कि 7 अगस्त को FIA ने कहा कि उनके पास सबूत हैं जिनके अकॉर्डिंग बहरिया टाउन ने 112 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है। कुल मिला के बात करें तो एक अंदाजे के मुताबिक मलक रियाज ने करीबन 1100 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है। जुदा सिचुएशन ये है कि मलक रियाज इस वक्त अपनी फैमिली के साथ दुबई में हैं। उन्होंने रिसेंटली मुख्तलिफ ट्वीट्स किए, जैसा कि वो अपने खिलाफ किसी भी केस को टेस्टिफाई नहीं करेंगे और ना ही वो इमरान खान के खिलाफ बदमाफ गवाह बनेंगे। इसके रिएक्शन में नैब ने मलक रियाज के तमाम बिजनेसेस और असासों को सील कर दिया और पूरे मुल्क के बहरिया टाउन्स में सर्विसेज को मुकम्मल तौर पर शट डाउन कर दिया गया। और रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बहरिया टाउन की 6 बिल्डिंग्स की तो ऑक्शन भी करवाई गई, जिसमें से 3 बिल्डिंग्स को बेच दिया गया है। नैब के मुताबिक ये रकम उन लोगों को दी जाएगी जिनकी जमीनों पर नाजायज तरीके से कब्जा किया गया था। आज अगरचे मलक रियाज और बहरिया टाउन तबाही के किनारे पे हैं। अब ये बात सच है कि बुरे काम का हमेशा बुरा अंजाम ही होता है, लेकिन मलक रियाज के बारे में बात करते वक्त हमेशा ये देखना चाहिए कि असल में एक नहीं 2 मलक रियाज थे। एक वो कि जिसे हमारे करप्ट सिस्टम में कारोबार करने के लिए इसी सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ा, और दूसरा वो कि जिसने पाकिस्तान में 1 करोड़ के करीब लोगों को किसी न किसी तरीके से रोज़गार दिया और पूरी दुनिया को ये भी बता दिया कि पाकिस्तान में भी आला से आला दर्जे की हाउसिंग और कमर्शियल सोसाइटीज़ बनाई जा सकती हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।